Hello friends, I am Devendra Lodi. I will talk about criminalization of politics. It is very interesting topics. So today we are discussing. Uh, let's we start uh, राजनीति का अपराधीकरण क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और समस्या और समाधान, जो कि हमारे जीएस पेपर 2 से संबंधित है, न्यायतंत्र और संवैधानिक निकाय से। तो चलो दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं। संदर्भ जान लेते हैं। तो राजनीति में बढ़ते आपराधिकरण के संदर्भ में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि उम्मीदवार के संपूर्ण आपराधिक इतिहास की जानकारी स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्र के साथ साथ पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडल में प्रकाशित होनी चाहिए। यदि कोई राजनीतिक दल इन दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो यह इस कृत्य को न्यायालय के आदेशों या निर्देशों की अवमानना माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अक्टूबर, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, विधानसभा चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का व्यवहारिक क्रियान्वयन देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कदम राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण, चुनावी पारदर्शिता और जनता के प्रति राजनीतिक दलों के उत्तरदायी को सुनिश्चित करने के लिए उठाया था। तो यहाँ पर 2020 है, ये थोड़ा मिस्टेक है, 2019 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। राजनीति का आपराधिकरण और भारत। तो इसका मतलब क्या होता है राजनीतिक का क्रिमिनलाइजेशन से, कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनेता और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का घातक माना जाता है। वर्ष 1993 में बोहरा समिति की रिपोर्ट और वर्ष 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि भारत राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई है कि राजनीतिक दलों के मध्य इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि किस दल में कितने उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, क्योंकि उससे उनके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो स्थिति यह है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले सांसद सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004 में संसद के 24% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे, जो कि 2019 में बढ़कर 30 और 2014 में 34% और 2019 में 43% हो गए हैं। यदि हम एक रिपोर्ट की बात करें, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट, नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, जहां एक और वर्ष 2019 में गंभीर आपराधिक मामलों और संसद सदस्यों की संख्या 76 थी, तो वहीं 2019 में बढ़कर 159 हो गई है, अर्थात 109% की बढ़ोतरी देखने को मिली है 2009 से 19 तक 10 सालों में। गंभीर आपराधिक मामलों में बलात्कार, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के प्रति अपराध आदि को शामिल किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के बिंदु में जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में देखते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार राजनीतिक दलों, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य स्तर पर, अपने चयनित उम्मीदवारों पर चल रहे आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा करनी होगी। इसमें आपराधिक की प्रकृति, चार्जशीट, संबंधित न्यायालय का नाम और केस नंबर आदि जानकारी शामिल हैं। आदेश के अनुसार प्रत्याशी पर दर्ज मामलों की विस्तृत जानकारी को एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय भाषा में अखबार में प्रकाशित करने के साथ दल के आधिकारिक सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर साझा करना होगा। यदि अनिवार्य रूप से उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख के 2 सप्ताह से कम समय में जो भी पहले हो प्रकाशित की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को आदेश दिया था कि वे भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने 72 आवर्स के भीतर अदालती कार्रवाई के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उन दलों के न्यायालय की अवमानना से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को संबंधित प्रत्याशी के चयन का कारण बताना होगा और यह भी बताना होगा कि संबंधित प्रत्याशी के स्थान पर बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले
किसी अन्य व्यक्ति का चयन क्यों नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्याशी के रूप में चयन का कारण व्यक्ति की योग्यता, उपलब्धि आदि के संदर्भ में होना चाहिए, न कि चुनाव जीतने की क्षमता यानी विनेबिलिटी के संदर्भ में। राजनीति के अपराधीकरण के कारण, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। तो अपराधों जैसे अपराधियों का पैसा और बाहुबल राजनीति दलों को वोट हासिल करने में मदद करता है। चूँकि भारत की चुनावी राजनीति अधिकांश जाति, धर्म जैसे कारकों पर निर्भर करती है, इसलिए उम्मीदवार अपराधों की स्थिति में चुनाव जीत जाते हैं। चुनावी राजनीति कमोबेश राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली फंडिंग पर निर्भर करती है। चूँकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वे दल के चुनावी अभियानों में अधिक से अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनके राजनीति में प्रवेश करने और जीतने की संभावना बढ़ जाती है। भारत के राजनीतिक दलों में काफ़ी हद तक अंतर्दलीय लोकतंत्र का अभाव देखा जाता है और उम्मीदवार पर निर्णय मुख्यतः दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाता है, जिसके कारण आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता अक्सर दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं और संगठन द्वारा जांच से बच जाते हैं। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित देरी से राजनीति के अपराधीकरण को प्रोत्साहन किया है। अदालतों द्वारा आपराधिक मामलों के निपटने के लिए औसतन 15 वर्ष लगते हैं। फर्स्ट पोस्ट द सिस्टम, ये क्या है कि मतलब खंबा छूने की प्रणाली, जो जिसके पास अधिक वोट होंगे वो जीत जाएगा, इसका मतलब सामान्यतः यही होता है। निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली मौजूदा खामियों भी राजनीतिक अपराधी का प्रमुख कारण है। चुनाव आयोग के नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों की संपत्ति का विवरण, अदालतों से मामले, सजा आदि का खुलासा करने का प्रावधान है, किंतु ये कदम अपराध और राजनीति के मध्य साठगांठ को तोड़ने की दिशा में अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। भारत की राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने में नागरिक समाज का भी बराबर योगदान रहा है। अक्सर आम आदमी अपराधियों के धन और बाहुबल से प्रभावित होकर बिना जांच किए ही उन्हें वोट दे देते हैं। इसके अलावा भारतीय राजनीति में नैतिक और मानवीय मूल्यों के अभाव में अपराधीकरण की समस्या और भी गंभीर बना दिया है। अक्सर राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों के लिए अपराधीकरण की जाँच करने से कतरती है। अब जानते हैं हम राजनीतिक अपराधीकरण का प्रभाव। राजनीतिकरण के अपराधों का प्रभाव क्या होता है कि लोकतंत्र की गुणवत्ता में कमी आती है और चुनाव प्रक्रिया में कार्यधन का उपयोग बढ़ जाता है। न्यायिक प्रक्रिया को प्रभाव को देखने मिलता है, जिससे कि अपराधियों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है, न्यायिक प्रक्रिया भी कमजोर पड़ती जाती है। राजनीति प्रवेश करने वाले आपराधिक सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, जिससे नौकरशाही, राजपाल, विधायक, न्यायपालिका सहित अन्य संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। राजनीति का अपराध समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। भारतीय चुनाव तंत्र में सुधार के पूर्व प्रयास, दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या कहा था, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इन्होंने कहा था, कंपनियों द्वारा दिए गए चंदे पर रोक लगे, चुनाव में राज्य की भूमिका और इसके साथ ही चुनाव के अन्य पहलुओं जैसे प्रचार का समय, आयु सीमा, चुनाव के अधिकार से संबंध में निगरानी और प्रावधान की सिफारिश है। वोहरा समिति ने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण और उसके राजनीतिक संरक्षण पर चिंता व्यक्त करते हुए समस्या के समाधान के लिए विभिन्न आपराधिक नियंत्रण संस्थाओं की सहायता लेने की सलाह दी थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति, राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने के लिए राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन किए जाने की सिफारिश। इस तरह एक विधि आयोग की रिपोर्ट ने कहा था कि राज्यसभा और लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ हों। वेंकटचलैया समिति 2002, विधि आयोग, चुनाव आयोग, संविधान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट, बाचू समिति। इस प्रकार बहुत सारे हैं। चुनाव सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, इसके बारे में जानेंगे। चुनाव सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर कई केस आए हुए हैं, उनमें कई फैसले लिए गए हैं, जैसे कि कुंवर लाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला या अन्य, भारत जो 2002 का केस था, भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मवाद, रमेश दलाल बनाम भारत संघवाद, इस प्रकार अन्य, और फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के आदेश दिए थे। क्या कहता है जनप्रतिनिधि अधिनियम? जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसा नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा हो वे चुनाव लड़ने से स्वतंत्र हैं। इस बात के कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर आरोप कितना गंभीर हो। इसी अधिनियम की धारा
8(1) और 8(2) और 8(3) भी है। 8(1) और 2 के अंतर्गत क्या गया, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, यदि हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी विनिमय अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा और एवं 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। और धारा 3 क्या कहती है, 8(3) की उपरोक्त के अलावा, मतलब जो मैंने अभी बताया है, हत्या है, भारतीय संविधान का अपमान करना वगैरह वगैरह, इनके अलावा जो भी होगा, यदि किसी सांसद को दोषी पाया जाता है और उसे दोषी पाए जाने के बाद 2 साल की सज़ा हो जाती है तो 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाएगा। चुनौतियाँ, हमें चुनौतियाँ के बारे में भी देखना है। चुनौतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि क्या चुनौतियाँ हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इसके बारे में हम थोड़ा शॉर्ट नोट के द्वारा जल्दी से समझ लेंगे। निष्कर्ष भी है कि देश की राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि संसद ऐसा कानून लाए ताकि आपराधिक राजनीति से दूर रहें। जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले लोग अपराध की राजनीति से ऊपर हों। राष्ट्र को संसद द्वारा कानून बनाए जाने का इंतजार है। भारत को दूषित हो चुकी राजनीति को साफ करने के लिए बड़ा प्रयास किया जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। राजनीति के अपराधीकरण से क्या आप समझते हैं? राजनीति के अपराधीकरण को दूर करने में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों, ये तो मैंने मोटा मोटा डिस्कस कर लिया, लेकिन जो हमें लिए इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना चाहिए या फिर हमें कंसेप्ट डेवलप करना चाहिए, इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं। राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्या है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनेता या प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने से है। आपराधिकरण का मतलब क्या होता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को या का राजनेता और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने से है। यदि कोई किसी पर मुकदमा दायर हो या लंबित होता है तो अगर वो चुना जाता है, चुनाव में खड़ा हो जाता है और ऐसे ऐसे आते जाते लोग हों तो इनके द्वारा क्या होता है, हमारा क्रिमिनलाइजेशन होता रहता है। और चूँकि ये सत्ता में होते हैं इसलिए राजनीति का आपराधिकरण कहते हैं। इसके क्या प्रभाव हैं ये भी देख लेते हैं। तो राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव हैं कि अपराधीकरण का क्या प्रभाव होता है। यदि अपराध वाले लोग आएंगे तो वो ऐसे कानूनों को दरकिनार कर देंगे कानून निर्माण के समय कि जो कि इन गतिविधियों के विरुद्ध में होंगे। इसके अलावा अन्य कानूनों को वो बनाएंगे। इसीलिए देश का लोकतंत्र के लिए या फिर कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए कानून निर्माण के लिए भी ये प्रभावित करेगा। इसलिए राजनीति के अपराधीकरण का इस पर प्रभाव पड़ेगा। चुनावी प्रक्रिया में काले धन, जब चुनाव होते हैं तो ऐसे बाहुबली नेताओं को अपन लोग, जनता भी क्या करती है, सपोर्ट करती है ऐसे लोगों के लिए। और जिसके पास धन होता है वो काले धन के द्वारा चुनावी प्रक्रिया में अस्पष्टता लाकर, मतलब पारदर्शिता नहीं होके चुनाव जीत जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया धीमी तथा जांच प्रक्रिया, देखो न्यायिक प्रक्रिया भी धीमी होती है इनके खिलाफ और जांच प्रक्रिया भी धीरे धीरे चलती रहती है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार होता है। अगर सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, कुछ ब्यूरोक्रेसी भी अपन कहें, जो ब्यूरोक्रेसी वो भी इनसे अछूते नहीं रह पाते हैं और उन्हें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं ये टच कर जाते हैं। समाज में हिंसा की संस्कृति का प्रोत्साहन, समाज में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है। चुनाव तंत्र में सुधार के संबंध में जो कई समिति बनाई हैं, दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, विधि आयोग रिपोर्ट, बासु समिति, चुनाव सुधार और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, कुंवर लाल वर्सेस अमरनाथ चावला अन्ना। सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है इसके बारे में, ये भी चुनाव सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है। कुंवर लाल गुप्ता वर्सेस अमरनाथ चावला, जो 1974 का केस है। भारत सरकार वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बोर्ड कि उम्मीदवार को क्या हो, आपराधिक हो या फिर शैक्षणिक या वित्तीय घोषणा करनी चाहिए जब वो चुनाव लड़ रहा हो, तो इसमें कहा गया था। रमेश दलाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद
अगर कोई मतलब उम्मीदवार दोषी अयोग्य पाया जाता है या 2 साल का कारावास है तो उसे अयोग्य कह देंगे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भूमिका पर भी क्या कहा था, इसकी महत्व के बारे में बताया था। जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या है कि हमारा जो 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो संसद के द्वारा बनाया गया था कि चुनाव से रोक मुकदमा चल सकता है। धारा 8 कहती है यदि कोई उम्मीदवार है आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित रखता है कि वो चुनाव लड़ता है, यदि उस पर अपराध घोषित हो जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि चल रहा है मतलब लंबित है तो इससे कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे आपराधिक मामला कितने भी गंभीर किस्म का हो। तो 1 और 2 और 3 क्या कहती हैं, 8(1), 8(2), 8(3). 8(1) और 2 में अमूमन क्या कहा है, हत्या, बलात्कार, भारतीय संविधान का उल्लंघन, अयोग्य तथा 6 वर्ष की सजा होगी। यदि इस प्रकार का होता है तो उसे अयोग्य कर दिया जाएगा और 6 वर्ष की सजा होगी। और 8(3) क्या कहता है, इनके अलावा दोषी 2 वर्ष का कारावास अगर काट चुका है तो उसे 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने की कोई मतलब चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग द्वारा उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियाँ सुप्रीम कोर्ट की प्रत्यक्ष कार्रवाई ना होकर राजनीतिक दलों तथा जनता के विवेक पर छोड़ना, ये बहुत ही बड़ा कारण रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में चुनाव आयोग को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की पर कार्रवाई ना के स्थान पर निगरानी तथा जुडिशरी को सूचना देना कि जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो व्यक्ति हैं उन पर सीधी सीधी कार्रवाई नहीं करती है, बस ये कह देती है चुनाव आयोग से कि तुम निगरानी करो और इसके संबंध में सूचना हमें दो। तो ये भी एक चुनौती है। इन उपायों में देरी हो रही है, मीडिया में गलत सूचना जनता तक पहुंचती है, इससे जनता भी भ्रमित होती है। तो इस प्रकार की ये सभी चुनौतियाँ जो कि हमें वर्तमान में चुनौती से हमें सामना करना पड़ रहा है। आवश्यकता क्या है, संसद द्वारा कानून, अगर संसद द्वारा एक कानून बना दिया जाता है जिसमें ऐसी कुछ भूमिका या कानून बना दे कि इस पर काम होगा, जैसे कि अगर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है तो उसके लिए अयोग्यता निर्धारित कर दे कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, कौन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता, संपत्ति बताएं न बताएं, इससे संबंधित एक ब्यौरा एक कानून बना दिया जाए संसद द्वारा, तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा सरकार का, जो कि बहुत ही उच्च कोटि का होगा। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू, धन्यवाद।